सीबीएसई क्लास 10th के धुरंधरों, एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में लगा लिए थे। पिछले क्लास में नोट्स आप बना रहे होंगे, नोट्स ज़रूर बनाइए। लास्ट समय पर वो काम आता है। लास्ट टाइम पे जब एग्ज़ाम के 10 दिन बचेंगे, एक बार पूरा नोट्स रीड कर लेंगे। क्वेश्चन सॉल्यूशन सारी चीज़ें आपके दिमाग में दोबारा रिकॉल हो जाएंगी, सब कुछ याद आ जाएगा। बहुत कम तब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा लास्ट टाइम पे। क्या होता है, बच्चे अगर 3-4 दिन का गैप मिले बोर्ड एग्ज़ाम में, 3-4 दिन में क्वेश्चन लगा लगा के इतना अपने आप को थका लेते हैं, 2000 क्वेश्चन लगाते हैं उन 4 दिनों में, कि जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो अगर कोई क्वेश्चन बहुत आसान है, जितना वो लगाए हैं उसके हिसाब से बहुत आसान है, लेकिन वो उनके लगाए हुए क्वेश्चनों की लिस्ट में से नहीं है, तो उनसे उसमें कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, क्योंकि वो इतना थके हुए रहते हैं। अब मान लीजिए कल फाइनल मैच खेलना है क्रिकेटर को, और आज रात भर प्रैक्टिस करें, तो क्या होगा? जब एन मौका आएगा खेलने का, तो उस समय वो इतना थका हुआ रहेगा कि कैसे सेंचुरी मार पाएगा। थका हुआ रहेगा ना, बिल्कुल। तो एग्ज़ाम के 3-4 दिन, एग्ज़ाम में जो 3-4 दिन का टाइम मिलता है, उसमें हम कम से कम और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लगाएं। तो उसके लिए अब जब एग्ज़ाम के टाइम में हम देखेंगे तो हर क्वेश्चन एक ही तरह का दिखाई देगा। कुछ अलग ढंग से लगने वाला क्वेश्चन होगा, हम उसको छोड़ देंगे कि अरे ये तो ऐसे ही लग जाएगा, या कुछ एकदम नॉर्मल तरीके से लगने वाला होगा, उसी को लगा के अपने आप को थका लेंगे बिल्कुल। तो हमारे नोट्स में जब मार्किंग रहेगा कि किसी पर डबल स्टार है तो ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ है, किसी पर सिंगल स्टार है ये खास क्वेश्चन है, और किसी पर कोई मार्क नहीं है यानी एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, तो हमको केवल पूरी बुक का 10% 20% क्वेश्चन ही एग्ज़ाम टाइम में रिवाइज करना पड़ेगा। बाकी हम फार्मूले खूब बढ़िया से पढ़ेंगे, रिलैक्स मूड से रहेंगे, थके हुए नहीं रहेंगे। तो पहले पेपर में जो एकदम रटा रटाया बुक का क्वेश्चन है, 2, 4, 10 जितने भी हों, वो पहले हम सॉल्व करेंगे, और फिर जो नए नए क्वेश्चन रहेंगे, चूँकि हम एकदम फ्रेश माइंड से हैं, हम थके हुए नहीं हैं, सारी बातें जो हमने क्लास में पढ़ी हैं वो सब हमारे ध्यान में है, और थके हुए आदमी के ध्यान में नहीं रहेगा। तो जो नए नए क्वेश्चन होंगे उन पर भी हमारा दिमाग काम करेगा, उनको भी हम ट्राई जब करेंगे तो वो भी लग जाएंगे। अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, फिर उसके बाद 10 साल के बोर्ड में आप पूछे हुए सब क्वेश्चन इतना प्रैक्टिस करके, इतना प्रैक्टिस कराएगा, बलून मैथ्स वर्ड 1 इतनी प्रैक्टिस कराएगा, तो इतना प्रैक्टिस करके जब आप जाएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके प्रैक्टिस से बाहर की चीज़ पूछी जा सके। लेकिन अगर आप डरे हुए रहेंगे, अगर आप थके हुए रहेंगे, तो आता हुआ क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। इसलिए आज ही से आपके पीछे पड़े हैं कि आप नोट्स बनाएं। आप हिस्ट्री ज्योग्राफी का नोट्स बनाते हैं, हिंदी इंग्लिश का नोट्स बनाते हैं, मैथ का नहीं बनाते हैं। इसीलिए 9th से आपकी मैथ कमज़ोर हो जाती है। हम 9th वालों से भी यही कहते हैं, भाई नोट्स बनाओ, अपना ही बर्डन कम होगा। उन्हीं नोट्स को रीड कर लोगे और 20% क्वेश्चन फुल्ली सॉल्व कर लोगे, तुम्हारा पूरा बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगा। और बच्चे क्या करते हैं, कभी इस रफ पे लिखे वो भर गया फेंक दिए, उस रफ पे लिखे भर गया फेंक दिए, फेयर कभी बनाए ही नहीं। एक दो चैप्टरों में जब स्कूल वाले पीछे पढ़ते हैं तो बनाते हैं, अब बनाने के बाद उसको भी भूल जाते हैं। 2 चैप्टर बनाएंगे, उसके बाद स्कूल वाले थोड़े से ढीले हुए, दिवाली आ गया, दशहरा आ गया, छुट्टियां होने लगी, मैम कॉपी नहीं चेक कर रही हैं, और बस बनाना छोड़ दिए। 2 चैप्टर खूब बढ़िया बना हुआ है स्कूल के डर से, और उसके बाद की चीज़ें नदारत हैं। तो अपना ही काम बढ़ेगा। एग्ज़ाम के समय में हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, डर भी लगेगा,
जितना नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अब पता चलेगा 90% सॉल्व किए और जो 10% छोड़े उसी में से सब आ गया। तो लगाए तो हैं कभी ना कभी, लेकिन उस समय एन मौके पर प्रैक्टिस नहीं किए तो कहीं ना कहीं गलती हो गई, नहीं आया। तो ऐसा नहीं करना है। 9th वालों के पीछे भी पढ़ते हैं, 10th वालों के, 11th भी, 12th भी, कि जैसे आप SST का नोट्स बनाते हो, मैथ का भी नोट्स ज़रूर बनाओ। फार्मूले का एक अलग से कॉपी बनाओ पतली सी, सारे चैप्टर के फार्मूले उसमें लिखो और रोज़ पढ़ो। क्वेश्चन रोज़ नहीं लगा सकते आप हर चैप्टर का, क्वेश्चन आप 10 ठो लगाइए, नए 10 क्वेश्चन, नया 5 क्वेश्चन लगाइए। हमारे वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं रहता है। अब पुराना जो 2-3 एक्सरसाइज पढ़े हैं उसमें से 5 क्वेश्चन लगा लीजिए। रोज़ 10 क्वेश्चन, 5 नया 5 पुराना, 5 नया 5 पुराना, ऐसे ऐसे करते हुए भी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। लेकिन फार्मूले की कॉपी अलग रहेगी, उसको रोज़ पढ़ना है, उसको डेली पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आगे का वीडियो। ये सब आपको समझाते रहते हैं, इसको समझिए। और आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है, देखिए ये NCERT की बुक है, रीविजिटिंग इर्रेशनल नंबर। दोबारा विजिट कीजिए इर्रेशनल नंबर पे। यानी इर्रेशनल वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग हो या नॉन रिपीटिंग हो। रिपीटिंग को रिकरिंग भी कहते हैं। तो जब रूट के अंदर यहां पर देखिए कोई नॉट परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तो वो इर्रेशनल हो जाएगा। जैसे 2 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 4 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर रूट के अंदर 4 रहेगा तब वो इर्रेशनल नहीं है। लेकिन √2, √3, √5 इर्रेशनल है। अब अगर √2, √3, √5 को इर्रेशनल प्रूव करना है तो कैसे करेंगे? 2 तरीके हैं। या तो 2 का स्क्वायर रूट निकाला जाए डिवाइड मेथड से, जो आप 8th में सीखे होंगे, या तो √2 को डेसिमल के रूप में आप बदलिए, उसका स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए। तो आपको पता चलेगा कि डेसिमल के बाद इसका कभी एंड ही नहीं हो रहा है, आते चला जा रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। ऐसा भी नहीं हो रहा है कि कोई खास ग्रुप है 247 247 247 बार बार आ रहा है, ऐसा भी नहीं होगा। तो जब आप डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तब तो पता चल ही जाएगा कि वो इर्रेशनल है। लेकिन मान लीजिए आपको डेसिमल एक्सपेंशन न करना पड़े और तब भी आपको प्रूव करना रहे कि ये इर्रेशनल है, तो अब आपको ये सिखाया जाएगा कि बिना डेसिमल एक्सपेंशन के आप कैसे ये प्रूव करेंगे कि इर्रेशनल है। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा थियरम 1.3। ये थियरम 1.3 आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। हालांकि आपको बताएं कि थियरम 1.3 के बाद और ये थियरम 1.4 √2 इज इर्रेशनल, मतलब इर्रेशनल प्रूव करना। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चन है। अगर आपको प्रूव करने आ जाएगा तो अच्छी बात है। कहीं कोई बगल का बच्चा जो ICSE बोर्ड में पढ़ता है उसके 9th में ये प्रूव करना होता है, तो आप नहीं जानेंगे तो कहीं आपका इंसल्ट हो सकता है। बगल का बच्चा आके पूछ दिया तो आप कहेंगे ये सब हमारे कोर्स में नहीं था, ठीक नहीं लगेगा। तो केवल एग्जाम में पास होने के लिए मत पढ़िए, बुक में जितनी चीज़ें दी गई हैं वो जान लीजिए। नहीं 10th के बोर्ड में काम आएगा तो कहीं ना कहीं काम आएगा। और ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि 10 दिन इनको सीखने में लग जाएगा, आप बहुत आराम से जल्दी से सीख लेंगे इनको। और अब 13 पेज पे आपको दिखाते हैं, मतलब हमारे वाले में 13 पेज पे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि √3 इर्रेशनल है। थियरम को तो कह रहा है कि वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई मार्किंग नहीं है कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो कहीं पूछ ही थे और उसी थियरम से ये लगेगा। तो अब ये सब कन्फ्यूजन है। अब बोर्ड में क्वेश्चन आ ही गया तो हम लोग क्या कर पाएंगे, किसी से झगड़ा करने तो जाएंगे नहीं।
इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ लीजिए, यही हमारी एडवाइस है। तो थियरम 1.3 देखिए क्या है। लेट पी बी अ प्राइम नंबर। पी कोई प्राइम नंबर है, मतलब इसके दो ही फैक्टर हैं, वन और इटसेल्फ। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, ए एक पॉजिटिव इंटीजर है और पी एक प्राइम नंबर है। अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब ए स्क्वायर अगर पी से डिविजिबल है, तो ए भी पी से डिविजिबल होगा। अगर किसी नंबर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर पी से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी पी से डिविजिबल होगा। यही थियरम 1.3 है। अगर किसी नंबर का स्क्वायर पी से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी पी से डिविजिबल होगा। अब इसकी मदद से अगर आपको प्रूव करना है कि √2 इर्रेशनल है, तो आप कैसे प्रूव करेंगे? हम लोग अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से नहीं प्रूव करना चाहते हैं, तो दूसरा तरीका है प्रूफ बाय कॉन्ट्रेडिक्शन। मैथ में कुछ चीज़ों को कॉन्ट्रेडिक्शन से भी प्रूव किया जाता है। और ये कॉन्ट्रेडिक्शन क्या है? ये कॉन्ट्रेडिक्शन ये होता है कि जो आपको प्रूव करना है उसके ठीक उल्टा को आप सही मान लें। जैसे प्रूव करना है कि कोई आदमी डिसऑनेस्ट है, बेईमान है, तो आप पहले मान लें कि वो आदमी ईमानदार है। मान लें कि वो ईमानदार है, तो ईमानदार है तो किसी से चीट नहीं करता होगा। अब आप कहीं एक जगह उसको चीट करते हुए दिखा दें कि देखिए वहाँ पर गया है सामान लेने, जब दुकान वाला उधर पीछे मुड़ा है तो उस एक टॉफ़ी निकाल लिया है, वो चीट करते हुए उसको दिखा दें, तो ये प्रूव हो जाएगा कि आप जो माने थे कि वो ईमानदार है, वो बात गलत हो जाएगी। तो पहले आप मानेंगे कि वो ईमानदार है, अब फिर ये प्रूव करेंगे, उसको एक जगह चीटिंग करते हुए दिखा देंगे, फिर प्रूव करेंगे कि हमारी मानी गई बात गलत है, तो इसका मतलब वो ईमानदार नहीं है। और अगर वो ईमानदार नहीं है तो इसका मतलब वो डिसऑनेस्ट है, वो बेईमान है। तो ठीक यही काम आपको करना है। इसको कहते हैं कॉन्ट्रेडिक्शन। प्रूव करना है कि बेईमान है, अब मान लिए कि ईमानदार है, और बाद में ये प्रूव किए कि हमारे मानी गई बात, हमारा एसम्पशन गलत है। इसको कहते हैं मैथ में कॉन्ट्रेडिक्शन। तो अगर हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से नहीं प्रूव करेंगे, तो हम कॉन्ट्रेडिक्शन से प्रूव कर सकते हैं। और कॉन्ट्रेडिक्शन में क्या होगा कि जब आपको कहा जाएगा कि √2 इर्रेशनल है, तो पहले आप उसको सपोज कर लेंगे कि वो रेशनल है, और फिर ये प्रूव करेंगे कि आपकी मानी गई बात गलत है। तो जरा आप देखिए कि √2 को इर्रेशनल कैसे प्रूव किया जाता है। सबसे पहले आप सपोज करेंगे कि लेट √2 इज रेशनल, यानी √2 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां इसमें तीन खास बातें होंगी। p और q होगा इंटीजर, पहली खास बात ये होगी। दूसरी खास बात ये होगी कि q इज नॉट इक्वल टू 0, और तीसरी खास बात होगी p/q इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये सबसे मेन बात है। सिंपलेस्ट फॉर्म होने का मतलब है आप 12/16 नहीं लिखेंगे कहीं, बल्कि आप इसको 4 से कैंसिल करके 3/4 लिखेंगे। 12/16 क्यों लिखेंगे? जब अभी ये 4 से डिविजिबल है
तो 4 से डिवाइड करके ही ना लिखेंगे। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब हमको क्या करना है, दोनों साइड का स्क्वायर कर देना है। तो हमें मिलेगा 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, और फिर क्यू स्क्वायर को अगर इधर ट्रांसफर करें तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू होगा पी स्क्वायर। और अब ध्यान से सुनिएगा, पी स्क्वायर कब मिल रहा है, जब किसी नंबर में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब है कि पी स्क्वायर डिविजिबल है 2 से। पी स्क्वायर कब मिल रहा है, पी स्क्वायर तब मिल रहा है जब किसी नंबर में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यानी पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। तो अभी आप थियरम 1.3 पढ़े हैं कि अगर किसी चीज का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी p से डिविजिबल होता है। तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ये आपका हो जाएगा स्टेटमेंट नंबर 1, और ये आपका होगा इक्वेशन नंबर 1। ये स्टेटमेंट नंबर 1 ये। तो एक स्टेटमेंट मिला कि p जो है वो 2 से डिविजिबल है। अगर p 2 से डिविजिबल है तो p को हम लिख सकते हैं 2 का कोई मल्टीपल। तो अब आप फिर सपोज कर लीजिए कि p इक्वल टू है 2 के। अगर p 2 से डिविजिबल है तो 2 का कोई मल्टीपल होगा। 2 3 जा होगा, या 2 15 जा होगा, या 2 18 जा होगा। 2 का कोई मल्टीपल होगा। p को 2 के सपोज करके आप इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां पर देखिए 2q स्क्वायर इक्वल टू है p का स्क्वायर। p के प्लेस पे हम लोग रख देंगे 2k। तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर। अब 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2k स्क्वायर। इक्वेशन 1 में हमने रख दिया। अब q स्क्वायर कब मिल रहा है, जब किसी नंबर में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब आगे की चीज यहां लिख दे रहे हैं। यहां तो देखिए क्या हो रहा है, q स्क्वायर कब मिल रहा है, जब किसी नंबर में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब है कि q स्क्वायर डिविजिबल है 2 से। तो जब किसी नंबर का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। तो वो नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट नंबर 2। अब आप दोनों स्टेटमेंट को जरा एक साथ देखिए। आपका पहला स्टेटमेंट था कि p 2 से डिविजिबल है, और दूसरा स्टेटमेंट है कि q 2 से डिविजिबल है। p 2 से डिविजिबल है, q 2 से डिविजिबल है। और आपने क्या सपोज किया था, p बाई क्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो जब p भी 2 से डिविजिबल है, q भी 2 से डिविजिबल है, तो क्या p बाई क्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि दोनों 2 से डिविजिबल हैं। तो आप लिखेंगे कि फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2
फ्रॉम स्टेटमेंट 1 and 2 P by Q is not in है ये सिंपलेस्ट फॉर्म। P by Q सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि आवर एक्सेप्शन इज रॉन्ग। एजम्पशन इज रॉन्ग। तो हम क्या सपोज किए थे? हम सपोज किए थे कि √2 है रेशनल, और ये बात गलत हो गई। तो जब √2 रेशनल नहीं है तो इसका मतलब ये क्या होगा? इर्रेशनल। अब इसको पूरे को आप एक साथ फिर समझ, तो देखिए पूरा फिर एक बार देख लीजिए। √2 रेशनल है, हमने सपोज कर लिया कि √2 क्या है? रेशनल है। तो √2 को P by Q के टर्म में लिख सकते हैं। थोड़ा आप इसको बाद में जूम करके नोट कर लीजिएगा। P by Q के टर्म में लिख सकते हैं जहां P और Q इंटीजर हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, और P by Q अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। फिर दोनों साइड का कर देना स्क्वायर, तो मिल जाएगा 2। Q स्क्वायर को ट्रांसफर कर देना है। फिर ये देखना है P स्क्वायर कब मिल रहा है? P स्क्वायर तब मिल रहा है जब किसी नंबर में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी P स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा, यानी P 2 से डिविजिबल है स्टेटमेंट 1। अब अगर P 2 से डिविजिबल है तो P की जगह हम लोग रख सकते हैं 2 का कोई मल्टीपल। तो P की जगह रख दिया जाए 2K। जैसे ही अपने इक्वेशन 1 में P की जगह 2K रखेंगे, Q स्क्वायर दिखने लगेगा कि Q स्क्वायर कब मिल रहा है? जब किसी नंबर में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यानी कि जो Q स्क्वायर है वो 2 से डिविजिबल है। तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा, यानी Q 2 से डिविजिबल है। तो फ्रॉम स्टेटमेंट 1 and 2 P भी 2 से डिविजिबल, Q भी 2 से डिविजिबल, यानी P by Q इज नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका मतलब है कि जो हम सपोज किए थे कि P by Q सिंपलेस्ट फॉर्म में है, वो बात हमारी गलत हो गई। आवर एग्जम्पशन इज रॉन्ग, इसके बाद लिख देंगे और फिर ये बता देंगे कि हम ये सपोज किए थे कि रेशनल है, और लास्ट में लिख देंगे इतना। ये लाइन लिखने के बाद हम लास्ट में लिख देंगे कि √2 इज इरेशनल। अब देखिए, जब आपको प्रूव करना होगा कि √3 इरेशनल है, तो जहां जहां ये 2 दिखाई दे रहा है वहां वहां 3 हो जाएगा। एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा गया है कि √5 इरेशनल है, तो अब जहां जहां √2 आपको दिख रहा है वहां वहां आप √5 लिख देंगे। तो यही पूरा अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे, काफ़ी समय हमने खर्च किया इसको बताने के लिए, लेकिन अगर आप ये सीख लेंगे तो √2, √5, √7, √6 कोई भी नंबर अगर आएगा तो अब आप इसको बिल्कुल इसी तरह से 2 की जगह 7 को एडजस्ट कर देंगे, 5 को एडजस्ट कर देंगे और आपका क्वेश्चन लग जाएगा। अब पेज नंबर 13 पे चलते हैं। पेज नंबर 13 पे देखिए क्या है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। अब आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जहाँ जहाँ 2 है उसको इरेज करके वहाँ वहाँ आप 3 लिख दीजिए। जब आप 2 के सपोज किए थे तो 3 के सपोज करेंगे। जब आप लिखे थे P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 तो आप लिखेंगे P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, और बिल्कुल सेम इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 अब हो गया, उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। और फिर एग्जाम्पल नंबर 10 देखा जाए, तो एग्जाम्पल नंबर 10 जो है वो क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 14 पे है। एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए। अब आप सीखिए कि अगर ऐसा कोई नंबर होगा, 2 टर्म होंगे उसमें, 5 - √3 इरेशनल है,
तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? अब इसको इतना लंबा मेथड से नहीं प्रूव करेंगे, इसको हम लोग इस तरह से प्रूव करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। 5 माइनस रूट 3 है, आप ले लेंगे 5 माइनस रूट 3 को और सपोज कर लेंगे लेट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। ओह सॉरी, पहले रेशनल सपोज कर लेना है ना, पहले रेशनल सपोज कर लेना है। इज रेशनल, यानी 5 माइनस रूट 3 को p/q के टर्म में लिख सकते हैं, जहां वही 3 खास बातें होंगी p/q की, तो वो तीनों आपको लिख लेना है यहाँ पे। p एंड q आर इंटीजर, q इज नॉट इक्वल टू 0, p/q इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। और अब आपको क्या करना है, आपके दोनों नंबर्स में जो इरेशनल दिखेगा उसको एक साइड में कर देना है, चूंकि माइनस है इसलिए उधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं, और इस p/q को ट्रांसफर कर देना इधर। समझे बात को? जो इरेशनल रहेगा √3, √5, √6, √7 वो एक साइड में रहे और बाकी एक साइड में। अब यहाँ पर q हो गया एलसीएम, तो बचा 5q माइनस p। ठीक, जब इतना काम हो जाए तो आपको यहाँ पर देखिए 5q माइनस p है, तो आपको ये बताना है कि p एंड q आर इंटीजर। Therefore 5q minus p will be also integer। आपको ये बताना है कि अगर p और q इंटीजर हैं तो किसी इंटीजर में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इंटीजर आएगा, और उसमें किसी और इंटीजर को माइनस करेंगे तब भी इंटीजर आएगा। यानी ये जो आप लिखे हैं उसका न्यूमरेटर एक इंटीजर है और उसका डिनोमिनेटर तो इंटीजर है ही। इसका मतलब ये हुआ कि 5q माइनस p/q इज रेशनल। जब ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है तो ये क्या होगा, ये रेशनल होगा। बट अब यहीं पर आगे लिख देना है, बट √3 जो आपका राइट हैंड साइड है इस क्वेश्चन में इज इरेशनल। यानी आपका लेफ्ट हैंड साइड एक रेशनल नंबर है और राइट हैंड साइड एक इरेशनल नंबर है, और ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है कि एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के इक्वल हो। तो आपको लिख देना है अ रेशनल नंबर कांट बी इक्वल टू एन इरेशनल नंबर। इसका मतलब आवर एजप्शन इज रॉन्ग। फिर यहाँ पर हम रॉन्ग हो गए, और इसका मतलब 5 माइनस √3 होगा इरेशनल। ये 2 लाइनें आपको लिख देनी है। तो पूरा एक बार फिर समझा दें। अगर आपको मिलेगा 5 माइनस √3 तो उसको जब आप रेशनल सपोज करेंगे p/q में लिखेंगे, तो आपको क्या करना है, जो इसमें इरेशनल वाला पार्ट है उसको अलग लिखना है और बाकी चीज़ों को ट्रांसफ़र करके अलग कर देना है। अगर यहाँ पर 5q माइनस p मिल गया तो आपको ये बता देना है कि जब p और q इंटीजर हैं तो 5q माइनस p भी इंटीजर होगा। इंटीजर में 5 का इंटू इंटीजर,
और उसमें कोई और इंटीजर माइनस होगा तब भी इंटीजर। जब ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है तो ये रेशनल है, रेशनल है। लेकिन जो इसका राइट हैंड साइड है √3 वो होता है इर्रेशनल। एक रेशनल नंबर कभी इर्रेशनल नंबर के इक्वल हो ही नहीं सकता, यानी आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, यानी कि 5 - √3 रेशनल नहीं है बल्कि ये इर्रेशनल है। अब अगर आपको लगाना है एग्जाम्पल नंबर 11 यानी 3√2, तो अब 3√2 के लिए आप क्या करेंगे, यही मेथड अपनाएंगे। वो केवल जो लंबा वाला प्रोसेस है वो केवल √2 दे दे, √3 दे दे, √5, √7 तब के लिए है। लेकिन अगर आपको 3√2 को इर्रेशनल प्रूव करना है तब आप क्या करेंगे, ये वाला मेथड अपनाएंगे और कहेंगे कि लेट, इसी में थोड़ा सा चेंज कर देंगे हम तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको सपोज कर लेना है कि 3√2 जो दिया है वो रेशनल है, यानी 3√2 को आप p/q के टर्म में लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जो √2 है इर्रेशनल जिसको आप जानते हैं उसको एक साइड में रखना है और 3 को बस इधर ट्रांसफर कर दीजिए। p तो पता ही है कि इंटीजर है, 3q के बारे में बता देना है कि वो भी इंटीजर होगा। तो आप लिखेंगे q इज इंटीजर देयरफॉर 3q विल बी ऑल्सो इंटीजर। और इसका मतलब ये है कि p/3q इज रेशनल, क्योंकि p तो पहले से पता है कि इंटीजर है और अगर q इंटीजर है तो 3q भी इंटीजर होगा, तो ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल। बट √2 ये जो है इधर का, इस बार लेफ्ट हैंड साइड का, √2 इज इर्रेशनल। तो इधर की चीज है रेशनल और इधर की चीज है इर्रेशनल। फिर आपको बता देना है कि एक रेशनल कभी इर्रेशनल के इक्वल हो ही नहीं सकता, और रेशनल नंबर कांट बी इक्वल टू एन इर्रेशनल नंबर, देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, यानी कि 3√2 रेशनल नहीं है, हमारी मानी गई बात गलत हो गई, इसका मतलब 3√2 रेशनल है। बस यही करना है, यही करना है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है √5 इज इर्रेशनल, इसको तो ऐसे लगा लेना है कि जैसे √2 वाला सॉल्व कराएं, हर 2 को इरेज करके उसकी जगह लिख देना है √5। और ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसको कैसे लगाना है, अभी अभी जो आपको सिखाए हैं सेकंड मेथड से इसको लगाना है, लंबे वाले मेथड से नहीं, छोटे वाले। इसको p/q मान के √5 को एक साइड में रखना है और बाकी जो बच रहे हैं उनको दूसरे साइड में ट्रांसफ़र करके ये शो कर देना है कि एक इर्रेशनल कभी रेशनल के इक्वल नहीं होगा। सेम इसी तरह से ये दोनों क्वेश्चन, ये जो तीनों क्वेश्चन हैं वो भी सेकंड वाले मेथड से सॉल्व होंगे। ये फर्स्ट वाले से होगा और ये जो बाकी बच रहे हैं वो जो सेकंड मेथड है, एन इर्रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर, ये सेकंड से प्रूव होगा और ये फर्स्ट से। तो हमको पूरा उम्मीद है कि आप इसको खुद से लगा लेंगे, लेकिन हम अगली वीडियो में इनको प्रूव करके आपको दिखा देंगे, एक वीडियो इसके लिए बना देंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ा जाएगा। फिलहाल आप यहाँ तक तैयार करें।